कर दो। नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख वनों के बारे में। भारत के वनों की अगर हम बात की जाए तो ये आपके प्री एग्जाम में भी दिया हुआ है और मेंस एग्जाम में भी दिया हुआ। पेपर फर्स्ट पार्ट बी की यूनिट 3 में जाएंगे, वनों के प्रकार और उनका वर्गीकरण दिया हुआ। तो यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के टारगेट करेंगे। तो प्री के सारा डेटा भी देखेंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट का क्या डेटा है, और कुछ मेंस के यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो कुल मिला के हमें ओवरऑल पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कवर करना है, चाहे वो आपका प्री एग्जाम का हो या मेंस एग्जाम का हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर हमें ये देखना है कि भारत में जो फॉरेस्ट है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है और कितने प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम वन आवरण की बात कर लेते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर वन आवरण की बात की जाए फॉरेस्ट कवर की, तो वन आवरण से मतलब क्या है इसको समझें जरा। तो वन आवरण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्ष 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं तो उसे हम फॉरेस्ट कवर पे काउंट करते हैं, और उसकी जो फॉरेस्ट कैनोपी की डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर याद रखना कि दो चीजें याद रखना है। तो वन आवरण से तात्पर्य 1 हेक्टेयर या उससे बराबर की समस्त भूमि से जिसमें स्वामित्व और वन कानूनी स्थिति पर ध्यान। तो इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप याद रखना कि यहाँ पर उसका जो वन छत्रक है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो वन छत्रक का मतलब होता है जो फॉरेस्ट की कैनोपी है, तो ये जो कैनोपी का एरिया है वो उसकी डेंसिटी 10% से ज्यादा होना चाहिए, और उसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 पॉइंट याद रखना आपको फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन के अंदर, कि उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होना चाहिए, और उसकी फॉरेस्ट कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज्यादा होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 10% ही क्यों लिया हुआ है, इसका कारण है। तो आगे जाके ये वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम फॉरेस्ट कवर को इसके डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब्स, तो इस तरीके से झाड़ियों में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखना कि अगर 10% से ज्यादा है, अगर यहां पर मैं एक 10% को रख लूं, तो अगर 10% से ज्यादा है तो वो वेरी डेंस, मॉडरेट या ओपन फॉरेस्ट के अंदर कहलाएगा। इन्हीं तीनों को मिलाकर फॉरेस्ट बोला जाएगा। और अगर 10% से कम है तो वो झाड़ियों के अंदर काउंट किया जाएगा। तो 10% से कम होगा तो वो झाड़ियां कहलाएंगी, और 10% से अगर ज्यादा है तो वो आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। तो यहां पर ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि उसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। 1 हेक्टेयर, अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो वन आवरण कहलाएगा, और अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो वो वृक्ष आवरण कहलाता है, ट्री कवर कहलाता है, वृक्ष आवरण। तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा होना चाहिए। 1 हेक्टेयर या उससे कम है तो वो ट्री कवर में कहलाएगा, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो फॉरेस्ट कवर में कहलाएगा। भारत का अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो वर्तमान रिपोर्ट के हिसाब से, यहां पर हम 2023 के आंकड़ों को भी साथ में लेकर जाएंगे, तो 2023 की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग कितना है, 21.76%, या कह सकते हैं 7,15,342 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा रहेगा किसमें, वर्ग किलोमीटर में। तो किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो डेटा रहेगा तो 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, फॉरेस्ट पाया जाता है। जो इसका प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल के तो 21.76% के लगभग आता है। इसके बाद यहां पर हम देखें तो भारत और मध्य प्रदेश को अगर, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश स्टेट को यहां पर टारगेट करेंगे, तो भारत और मध्य प्रदेश को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का फॉरेस्ट कितना था, 7,15,342, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है।
और 21 में अगर ये क्षेत्रफल देखेंगे तो 7,15,186 था। इस आधार पर देखा जाए तो 156 स्क्वायर किलोमीटर की यहां पर हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो 2021 से अगर हम 2023 के फॉरेस्ट को कवर करते हैं तो यहां पर हमें 156 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। और यहीं पर अगर आप इसको मध्य प्रदेश के साथ कंपेयर करेंगे, स्टेट के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देंगे उस स्टेट के साथ आपको कंपेयर करना है। हम एमपीपीएससी को टारगेट करते हैं तो हम एमपी को टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप एमपी को टारगेट करोगे इससे, तो भारत का फॉरेस्ट कवर है 21.76 और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है 25%। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भारत के फॉरेस्ट कवर से ज्यादा है। ये 21.76 है और मध्य प्रदेश का कितना है 25। यहां पर जो ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई है 2021 से 2023 में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यहां पर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के 2021 के डेटा में यहां पर 77,444 और यहां पर हो गया 77,073, तो मतलब 371 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर सेंटेंस क्या निकल कर आ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल ये कहें कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भारत के फॉरेस्ट कवर से ज्यादा है, लेकिन 2021 से 23 में भारत के फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट कवर में 371 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो भारत में वृद्धि दर्शाता है, तो भारत में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि है और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट कवर में कमी आती है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की अगर स्पेशल बात की जाए तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश को खास तौर पर याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश के अंदर ही पाया जाता। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण हमें कहां देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा वन आवरण मिलता है मध्य प्रदेश में और वन आवरण में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है तो वो वृद्धि हमें देखने को मिलती है मिजोरम राज्य के अंतर्गत, और सबसे ज्यादा जो कमी है वो हमें मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भारत के फॉरेस्ट कवर से ज्यादा है, जो भारत के समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है, किंतु इसकी जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक है। 371 स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर कमी देखने को मिलती है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा गिरावट जो फॉरेस्ट की है वो या डिक्रीज जो है वो हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। तो ये दोनों डाटा मध्य प्रदेश के हैं और ये आपका इंक्रीज में मिजोरम, डिक्रीज में मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में भी क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। अब जो मैंने फॉरेस्ट की कैनोपी, तो फॉरेस्ट जो कवर है इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी डेंसिटी के आधार पर। किसके आधार पर? फॉरेस्ट कैनोपी की डेंसिटी के आधार पर, मतलब जो वन का छत्रक रहता है इस छत्रक के आधार पर हम वनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से डिवाइडेशन किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो यहां पर पहला मिलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। दूसरा हमें मिलता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, सामान्य सघन वन। तीसरा हमें मिलता है ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। और चौथा आता है झाड़ियां, स्क्रब्स के अंतर्गत। वैसे 3 पार्ट हमारे फॉरेस्ट में आते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम झाड़ियों की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो ये किस आधार पर निकाला जाएगा? फॉरेस्ट की कैनोपी के आधार पर। तो अगर फॉरेस्ट कैनोपी की डेंसिटी 70% से ज्यादा है, मोर देन, तो 70 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा अति सघन वन। तो अगर वन छत्रक का घनत्व 70% से ज्यादा है तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। अगर वन छत्रक का घनत्व 40 से 70% के बीच में है, 70 से ज्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, और 40 से 70 के बीच में है तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। आप इमेज से भी समझ सकते हैं। और अगर घनत्व 40 से 10 के बीच में आता है, तो फॉरेस्ट की डेंसिटी अगर 40 से 10 के बीच में आती है तो वो हमारे खुले वन के अंतर्गत आता है। तो ये 10%, तो ये एरिया देखेंगे यहां से अगर आप डिवाइड करें तो ये 10% से ज्यादा का एरिया दिखा रहा है।
और इस तरफ जाएंगे तो ये 10% से कम का एरिया होगा, तो इससे हम स्क्रब्स में काउंट करते हैं। इसलिए मैंने फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन में आपको बताया था, फॉरेस्ट कवर से मतलब क्या होता है, अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के 1 हेक्टेयर से ज्यादा पर वृक्ष पाए जाते हैं तो वो फॉरेस्ट कवर है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि इसकी फॉरेस्ट की जो कैनोपी की डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां तक हम फॉरेस्ट कहेंगे, स्क्रब्स को अलग रखा जाता है। चलो यहां तक क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर ट्री कवर की बात की जाए तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहलाता है, और 1 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्रफल आता है तो वो हमारा ट्री कवर कहलाता है। भारत का अगर ट्री कवर देखा जाए तो इंडिया का ट्री कवर कितना है, तो फॉरेस्ट कवर हमने देखा था 7,12,000 के लगभग कुछ था, लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% पर था। और यहां पर अगर हम ट्री कवर की बात करें तो 1,12,000 हमें ट्री कवर मिलता है, जिसमें से भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। अगर भारत के फॉरेस्ट कवर में ट्री कवर के अंदर वृद्धि देखी जाए, यहां पर डेटा को अगर आप देखेंगे तो 2021 के 2023 में जाएंगे 3.41 के हिसाब से, तो यहां पर जो परिवर्तन आया वो सकारात्मक पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो 1289 स्क्वायर किलोमीटर की भारत के ट्री कवर में वृद्धि देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो भारत का ट्री कवर है 3.41 और मध्य प्रदेश का ट्री कवर है 2.81। और भारत का फॉरेस्ट कवर, आप देखो यहां पर नई चीज, तो भारत का फॉरेस्ट जो कवर था वो 21.76% था, और मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 25% है। तो भारत के फॉरेस्ट कवर से मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर क्या है, ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश का ट्री कवर भारत के ट्री कवर से कम है। तो फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश का ज्यादा है भारत से, और ट्री कवर मध्य प्रदेश का भारत के ट्री कवर से कम है। लेकिन यहां पर यह भी याद रखना है कि भारत के फॉरेस्ट कवर में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और ट्री कवर के अंदर भी 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल फॉरेस्ट और ट्री कवर भारत में दोनों ही वृद्धि में है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 371 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। और यहां पर हम देखेंगे तो 240 वर्ग किलोमीटर की यहां पर ट्री कवर में भी कमी देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ही हमें नकारात्मक देखने को मिलते हैं। भारत के फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ही सकारात्मक देखने को मिलता है। देखिए आगे, और सबसे ज्यादा जो ट्री कवर है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र के अंदर है। और ट्री कवर में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो छत्तीसगढ़ में है, और फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी वो मिजोरम के अंदर है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा ट्री कवर हमें महाराष्ट्र में मिला था। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमें मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि महाराष्ट्र के अंदर है, ट्री कवर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश में और ट्री कवर में महाराष्ट्र। लेकिन अगर दोनों को जोड़कर देखा जाए तो वहां पर नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की वृद्धि देखने को मिलती है। और ऐसे ही सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिलती है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की, तो वो कमी हमें मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भी 371 वर्ग किलोमीटर नेगेटिव था, और मध्य प्रदेश का ट्री कवर भी लगभग 241-42 कुछ था, तो ये भी लगभग नेगेटिव था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 612 लगभग 245 कुछ था, तो लगभग आपका ये नेगेटिव में देखने को मिलता है। अब यहां पर हम, तो ये फॉरेस्ट का मैंने कुछ डाटा लिया है, मैं फॉरेस्ट का पूरा डाटा मैंग्रोव का जैसे मैं लास्ट क्लास में करवा चुका था, फॉरेस्ट रिपोर्ट का पूरा डाटा मैं आपको अलग से दे दूंगा। ये तो मैंने बेसिक डेटा यहां पर यूज किया हुआ है। तो अगर वनों के महत्व की बात की जाए तो किसी भी पेड़ की अगर हम महत्व की बात करते हैं
तो ये पेड़ जो हमें है ये दो प्रकार से लाभ देता है, प्रत्यक्ष रूप से भी लाभ प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें वृक्ष, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का लाभ हमें यहां पर पेड़ों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार से होता है, तो प्रत्यक्ष के अगर अंदर हम देखें तो जब पेड़ लिविंग अवस्था में होता है और जब ये डेड अवस्था में होता है, मृत अवस्था में, तो जब पेड़ लिविंग अवस्था में मतलब जीवित अवस्था में होता है तो पेड़ से हमें बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं, पेड़ों से हमें फूल प्राप्त होते हैं, तो फल फूल पत्तियां प्राप्त होती हैं, हमें जड़ें प्राप्त होती हैं, हमें तने की छाल, तो फल फूल बीज ये सारी चीजें हमें फलों पेड़ जीवित रहते हुए हमें प्रदान करता है। जब पेड़ की डेथ हो जाती है उसके बावजूद भी इसका इमारती टिम्बर के रूप में यूज किया जाता है, इसका आपका फायरवुड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो मरने के बाद भी फॉरेस्ट को हम यूज करते हैं, कटने के बाद हम उसका फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, बर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जैसे पेड़ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। एटमॉस्फेयर के अंदर ही अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वर्षा होती है, तो वर्षा के लिए, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वनों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट कहलाएगा। इसके अलावा तो एटमॉस्फेयर के अलावा अगर बात की जाए तो लिथोस्फीयर के अंदर अगर आप जाएंगे तो लिथोस्फीयर के अंदर ये सॉइल का फॉर्मेशन करता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और सॉइल कंजर्वेशन का कार्य भी करता है। इसके अलावा अगर बायोस्फीयर के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे जीव जंतुओं का आश्रय स्थल प्रदान करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जीव जंतुओं के आश्रय के साथ साथ पूरे फूड चेन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पर्यावरणीय संतुलन, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो इस तरीके से हमें पेड़ों का महत्व भी याद रखना है। तो इसको देखते हैं एक बार स्लाइड के फॉर्म में। तो प्रत्यक्ष महत्व अगर देखा जाए पेड़ों का, तो प्रत्यक्ष महत्व के अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से मिलता है, जिसमें फ्रूट्स है, फर्टिलाइजर्स, फ्लावर, सीड्स वगैरह मिल जाते हैं। ये फर्टिलाइजर्स वगैरह हटा देना, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउस बिल्डिंग का काम करता है, फर्नीचर वगैरह, पेपर वगैरह बनाने में, एग्रीकल्चर के संसाधन बनाने में, मेडिसिन में, ठीक है, और सी इरोजन को कंट्रोल करने में। अगर इनडायरेक्ट देखें तो लिथोस्फीयर में भूमिका निभाता है, एटमॉस्फेयर में भूमिका निभाता है और बायोस्फीयर में भूमिका निभाता है। अब ये किस प्रकार की भूमिका निभाता है उसको जरा देखते हैं। तो फॉरेस्ट हमारे तीनों ही प्रकार में, अगर हम यहाँ पर स्थल मंडल की बात करें तो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग, तो पेड़ क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। तो वृक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका याद रखना कि ये जो वृक्ष है, तो ये वृक्ष की भूमिका क्या होती है, तो वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से, तो जब इसकी जड़ें किसी चट्टान के अंदर प्रवेश करती हैं, तो जब जड़ें इसकी किसी कठोर चट्टान में प्रवेश करती हैं तो उनका अपक्षय कर देती हैं और अपक्षय करके क्या करती हैं, मृदा का निर्माण कर देती हैं। तो पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से चट्टानों को तोड़कर उन्हें तो वेदर्ड कर देता है और इससे मृदा का निर्माण होता है। इसके पास में बनी हुई मृदा पहले कठोर चट्टान थी, अब सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो सॉफ्ट सॉइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है, इस सॉफ्ट सॉइल के अंदर इससे बहुत सारी क्या है, पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, इसकी जो तने वगैरह गिरते हैं, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा है, वो भी किससे प्रदान होती है, पेड़ से ही हमें प्रदान होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जब विंड इरोजन वगैरह या विंड का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या इसके ऊपर आपका फ्लूवियल इरोजन का इफेक्ट पड़ता है, तो ये अपनी जड़ों और अपनी कैनोपी के माध्यम से इसके अपर्दन को भी कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल हम यहां पर यह कह सकते हैं कि वृक्ष मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वृक्ष मृदा की उत्पादकता को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ वृक्ष मृदा के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? तो मृदा संरक्षण किससे किया जाता है, तो मृदा संरक्षण विंड और जो फ्लूवियल इरोजन है, नदी का पानी है, उससे ये इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक।
ठीक है। तो मिट्टी के कटाव का नियंत्रण करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इसके अलावा भूस्खलन को नियंत्रित करते हैं और नमी को बनाए रखते हैं। वायुमंडल के अंदर देखा जाए तो वायुमंडल के अंदर ये क्या है, कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं। तो कार्बन सिंकिंग मतलब ये CO2 को सोखने का काम करते हैं पेड़। तो वृक्षों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन सिंकिंग। इसके अलावा कार्बन सिंक को सोखकर कार्बन को अवशोषित करके उसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हवा की गति को, तो जिन क्षेत्रों में विंड की स्पीड ज्यादा रहती है तो वहां पर क्या किए जाते हैं, विंड ब्रेक बनाए जाते हैं। विंड ब्रेक का मतलब होता है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन करके विंड की स्पीड को, वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा तापमान को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वन छत्रक ज्यादा पाया जाता है, जैसे आप कई बार शहर से गांव जाते हैं तो गांव के तापमान में कमी हमें देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण होता है कि वहां पर वृक्षों की संख्या ज्यादा होती है। इसके अलावा ये वाष्पीकरण करते हैं, जिससे वायुमंडल में नमी प्राप्त होती है। नमी से क्या है, वर्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वाष्पीकरण, नमी और वर्षा ये एक साथ भी आप याद रख सकते हैं। तो दो महत्व है वनों के। तीसरा महत्व है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर के अंदर ये क्या करता है, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर या आवास प्रदान करता है। खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा ये वाटर साइकिल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमें फल, फूल, बीज, फर्नीचर की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, और इनडायरेक्टली हमारे वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। इसके बाद यहां पर हम पढ़ेंगे, तो ये तो वृक्षों की बात हो गई थी, पेड़ों का डेटा हमने देख लिया, उसका इंपोर्टेंस। तो अब जो हम देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है या इसको कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर फॉरेस्ट के, तो इसको एक कैटेगरी मिलती है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिकल। देखो एक चीज समझ लो, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर हम वनों की बात करें कि भारत में कहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ हम पूरी पृथ्वी पर भी बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि अगर हम इक्वेटर के आसपास जाते हैं तो इक्वेटर के आसपास के रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो है आपका एवरग्रीन या सदाबहार वन। तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाने वाले वन होते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहां पर हमें जिसको पर्णपाती वन या डेसिड्यूस फॉरेस्ट कह देते हैं, तो यहां पर जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो दो कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वनों की, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डेसिड्यूस फॉरेस्ट। इसके अलावा अगर हम और ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है यहां पर। और टेम्परेट फॉरेस्ट के अलावा जो किसी भी क्षेत्र के अंदर जो डेजर्ट पाया जाता है उस डेजर्ट के अंदर थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इसी तरीके से भारत के अंदर अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सिंपल याद रखना है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा, ये जो पेनिनसुलर रीजन है, इस पेनिनसुलर रीजन के अंदर सामान्यतः पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, डेसिड्यूस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो पूरे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर सामान्यतः क्या पाया जाता है, पर्णपाती वन ही हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। ये पूरे का पूरा कैसा क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जोन है, इसलिए यहां पर पर्णपाती वन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वाटोरियल रीजन के अंदर मिलते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो विषुवत रेखा के आसपास हो सकते हैं या फिर उन क्षेत्रों में हो सकते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो भारत के अंदर अगर हम जाते हैं तो भारत का जो पश्चिमी घाट है यहां पर, तो ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र हमें मिलता है, तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे तो पश्चिमी घाट के अगर हम पश्चिम में जाते हैं यहां पर, तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में हमें क्या मिल सकता है, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है। तो एक क्षेत्र हो सकता है कि ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटों पर
कुछ हमें कोरोमंडल तट के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार का क्षेत्र है, तो इस अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ पर, तो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का औसत क्या है, सर्वाधिक मिलता है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होता है, तो वहां पर सामान्यतः हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और बाकी कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर हमें पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो पूरे पेनिनसुलर के अंदर याद रखना पर्णपाती, और कुछ विशेष वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर याद रखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये दो टाइप हमें भारत के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में चले जाते हैं राजस्थान वाले बेल्ट के अंदर, तो राजस्थान वाले बेल्ट के अंदर जाते हैं तो जानते हैं जो एक शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कटीले वन पाए जाते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो तीसरी जो कैटेगरी हमें मिलती है वो उत्तर पश्चिम राज्यों के अंतर्गत मिलती है, जिसमें मुख्यतः राजस्थान का क्षेत्र हम शामिल करते हैं, जहां पर हमें थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो तीन कैटेगरी यहां पर हमें ये मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम हिमालयी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र के अंदर अगर हम जाएंगे यहां पर, तो इस हिमालयी क्षेत्र के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहां पर हमें माउंटेने टाइप के फॉरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, पर्वतीय वन यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक चौथा क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारा किसका, तो पहला वर्गीकरण जो हमें है वो हम कह सकते हैं पर्णपाती वनों का, दूसरा सदाबहार वन, तीसरे कटीले वन, और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले माउंटेने फॉरेस्ट या पर्वतीय फॉरेस्ट, जिसके अंदर हम अल्पाइन, सब अल्पाइन वगैरह आदि फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक प्रकार और मिलता है, यहां पर हमें नदियों के डेल्टा मिलते हैं। तो जहां पर भी नदियों के डेल्टा क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, तो जैसे यहां पर आप देखोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह का डेल्टा मिलता है, यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह के डेल्टा देखने को मिलते हैं। तो इन सभी डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, कुछ छोटे मोटे क्षेत्र इधर भी मिलते हैं, तो इन सभी डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर जो वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं लिटोरल फॉरेस्ट या दलदली वन, ठीक है। जैसे मैंग्रोव का मोस्टली नाम हमने सुना होगा, तो इस प्रकार के वन ये पाए जाते हैं। तो ये हमारी पांचवी कैटेगरी होती है। तो या तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर, और उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार के अंदर एवरग्रीन भी पाया जाता है, और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव की भी काफी ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है। मैंने मैंग्रोव की रिपोर्ट आपको पूरी लास्ट क्लास में पढ़ाई है, तो वहां पर आप मैंग्रोव को देख सकते हैं, मैं दोबारा भी करवाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो ये 5 सामान्यतः प्रकार हमें मध्य प्रदेश में भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 5 प्रकार के वन आपको मोटा मोटा यहाँ पर याद रखना है। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। देखो ट्रॉपिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भारत सामान्यतः ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रॉपिकल टर्म का यूज करते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा आता है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अलावा अब पहली चीज तो ये देखें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो इनको सदाबहार क्यों बोला जाता है, एवरग्रीन क्यों बोला जाता है और इनको पर्णपाती क्यों बोला जाता है। तो इसका सामान्य एक जो डेफिनेशन हमें पढ़ते हैं हम लोग सामान्यतः, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये जो पेड़ हैं ये कभी भी पत्ते नहीं गिराते हैं और इनके हमेशा पत्ते गिरते रहते हैं। तो इनके पत्ते क्या है, ज्यादातर गिरते रहते हैं, तो इसलिए इनको पर्णपाती कहा जाता है, और इनके पत्ते नहीं गिरते इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना कि किसी भी पेड़ के अंदर अगर हम जाते हैं तो उस पेड़ के अंदर जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, ऐसा पेड़ कोई भी नहीं होता दुनिया में। कोई भी लिविंग अगर स्टेज में है तो वो कभी भी लाइफ टाइम नहीं हो सकता, हर चीज का एक टाइम होता है। तो यहां पर अगर हम पत्ते की बात करें तो ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो अपने पत्तों को ना गिराता हो, सामान्यतः हर पेड़ अपने पत्ते को गिराता है। तो जब पत्ते गिराते हैं तो हम फिर इन्हें एवरग्रीन क्यों बोला जा रहा है। और डेसिड्यूस का तो समझ में आ रहा है, पर्णपाती मतलब पत्ते रहित या पत्ते को गिराने वाले फॉरेस्ट है, तो उससे तो समझ में आ रहा है। लेकिन एवरग्रीन को एवरग्रीन क्यों बोला जा रहा है, तो वो पत्ते नहीं गिराते इस आधार पर बोला जा रहा है, लेकिन ये गलत होता है। कारण क्या होता है,
तो पत्ते गिराने या ना कोई पेड़ पत्ता गिराएगा या नहीं गिराएगा, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो पेड़ की प्रजातियां हैं, उस क्षेत्र में जो पेड़ की प्रजातियां पाई जा रही हैं, जो स्पेसीज पाई जा रही हैं, वो प्रजातियां किस प्रकार की पाई जा रही। जैसे मान लो कि ये एक क्षेत्र है, यहां पर डिफरेंट टाइप की प्रजातियां हैं, कई प्रकार की प्रजातियां यहां पर हमें देखने को मिलती है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर जो स्पेसीज डाइवर्जेंस है, प्रजाति की जो विविधता है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो क्षेत्र है, यहां पर एक ही प्रकार की प्रजाति है, यहां पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। ठीक है, यहां पर मैं कुछ साइन लगा दे रहा हूं, तो यहां पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, यहां पर एक ही प्रकार की प्रजातियां। ठीक है, एक प्रकार। तो जब एक प्रकार की प्रजातियां हैं तो क्या होगा, मतलब यहां पर मान लो अगर बबूल का पेड़ है, अगर इस क्षेत्र में बबूल का पेड़ है तो पूरे क्षेत्र के अंदर बबूल ही लगा हुआ है। अगर कीकर है तो पूरे में कीकर लगा हुआ है, अगर साल है तो पूरे में साल सागौन लगा हुआ है। यहां पर कई प्रकार की प्रजातियों का मिक्सर हमें देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में प्रजाति विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहां पर जो ट्री होगा इसमें, तो इस क्षेत्र के अंदर जो ट्री होगा यहां पर, तो उस ट्री के अंदर जो फल लगेगा, इसमें जो फूल लगेंगे, इसमें जो पत्ते गिरेंगे या नए आएंगे, तो इसमें फल फूल पत्ते गिरने का टाइम भी सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि पेड़ अलग अलग प्रजातियों के हैं, तो उनके फल फूल पत्ते गिरने का टाइम सब अलग होगा। दूसरा पेड़ है, उसका टाइम अलग होगा। तो इस तरीके से अगर मान लो 50 प्रकार की प्रजातियां हैं, तो सभी के पत्ते गिराने का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कोई आज गिराएगा, कोई कल गिराएगा, जब तक दूसरा गिराएगा तीसरे के पत्ते आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें एक साइकिलिंग चलती रहती है। और दूर से जब हम देखते हैं, अगर 100 में से 10 पेड़ों के पत्ते आज गिर चुके हैं, तो वहां पर हमें 40% जो 90% जो एरिया वो हरा भरा दिखाई देता है। इसलिए इन पेड़ों को हम एवरग्रीन बोल देते हैं। तो ये प्रजाति विविधता के कारण इनको एवरग्रीन बोला जाता है, जिनमें फल फूल आने का टाइम अलग होता है। यहां पर क्या होगा कि ये तो इनका टाइम क्या होगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पर आएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि एक ही प्रकार का पेड़ है, तो इनमें फल फूल पत्ती आने का टाइम क्या रहेगा, तो इनका टाइम सेम रहेगा। तो सेम टाइम होगा, तो सारे पेड़ एक तरफ से आपको क्या है, ट्री लीव्स विदाउट लीव्स आपको दिखाई देंगे, पत्ते रहित वन आपको दिखाई देगी, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है इनकी। तो एवरग्रीन को एवरग्रीन क्यों कहते हैं और पर्णपाती को पर्णपाती क्यों कहते हैं। अब भारत के अंदर जब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो इसको 2 से 3 कैटेगरी, मोस्टली 2 कैटेगरी याद रखना। तो इसमें वेट एवरग्रीन और ड्राई एवरग्रीन, ये खास तौर पर याद रखना। तो वेट एवरग्रीन का मतलब है कि भारत में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, वो एक तो बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उसको वेट एवरग्रीन कहते हैं। और उसी वेट एवरग्रीन के अंदर कुछ क्षेत्रों में अगर वर्षा कम होती है, मतलब जैसे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के अंदर वो क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो वहां वेट एवरग्रीन पाया जाएगा। और वहीं पर अगर वर्षा की मात्रा थोड़ी कम है, तो उसको हम ड्राई एवरग्रीन बोल देते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ जिनके अंदर, तो जिनके अंदर एवरग्रीन के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और डेसिड्यूस के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से इसको सेमी डेसिड्यूस फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है। तो इसको नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ड्राई और मोस्ट एवरग्रीन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वर्षा के आधार पर, तो यहां पर जो रेनफॉल है वो ज्यादा होगा और यहां पर जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ओवरऑल यहां पर क्या होगा, हाई रेनफॉल होता है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ये हाई रेनफॉल में होते हैं। हाई के अंदर भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही डेसिड्यूस के अंदर भी मोस्ट डेसिड्यूस आ जाते हैं और ड्राई डेसिड्यूस आते हैं। तो ड्राई मोस्ट डेसिड्यूस का मतलब है कि यहां पर जो वर्षा है, तो यहां पर अगर मान लो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, तो मोस्ट के अंदर आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा मोटा मोटा याद रख सकते हैं, 100-150 सेंटीमीटर। और इसमें भी अगर वर्षा ज्यादा हो रही तो मोस्ट डेसिड्यूस कहलाएगा, और वर्षा बहुत कम है तो वो ड्राई डेसिड्यूस कहलाएगा। तो वर्षा के आधार पर हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं।
तीसरे जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं कटीले वन, थॉर्नी फॉरेस्ट। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं यहां पर वर्षा का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, 50 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होने लग जाती है। तो वर्षा कम होने के कारण वहां पर वनस्पतियां सरवाइव नहीं कर पाती, अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेती है। जैसे नागफनी का पेड़ देखा होगा, इस प्रकार की बहुत सारी जीरोफाइट वनस्पतियां देखने को मिलती है। तो ये भारत के ज्यादातर अर्ध शुष्क या फिर शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं, मुख्यतः राजस्थान के अंदर। तीसरे होते हैं माउंटेनी फॉरेस्ट, जो हिमालयी क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसकी भी कैटेगरी है। तो कुछ माउंटेनी फॉरेस्ट ऐसे हैं जो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और थोड़ा सा टेम्परेट जोन के अंदर पाए जाते हैं। कुछ माउंटेनी फॉरेस्ट ऐसे हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब थोड़े से कम ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कुछ होते हैं जो हिमालय की कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, और कुछ होते हैं अल्पाइन एंड सब अल्पाइन। तो ये 4 कैटेगरीज हमें फॉरेस्ट की देखने को मिलती हैं। तो माउंटेनी फॉरेस्ट को अलग अलग किताबों में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, अलग अलग टीचरों के द्वारा बहुत कैटेगरीज में डिवाइड करके इसको पढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी एक तरीके से आप इसको सामान्यतः समझ सकते हैं। और तीसरा होता है लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट, इनको अनूप वन भी कहा जाता है। तो ये जो लिटोरल, स्वैम्प या अनूप वन है, ये भारत के या तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे या फिर डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर पाए जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरी हमारी याद हो रखना है आपको। 5 तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेनी फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट। एक बार फिर से बता दे रहा हूं। तो इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर जाएंगे तो भारतवर्ष के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर मोटा मोटा याद रखना कि भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया है, पेनिनसुलर एरिया है, तो इस पेनिनसुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं कौन से? उष्ण पर्णपाती वन। और जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, खासतौर पर पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, यहां पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहां पर भी क्या पाया जाता है? सदाबहार पाया जाता है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी सदाबहार पाया जाता है। क्लियर? कुछ हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में इस तरीके की विशेषता में देखने को मिल जाती है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर, तो इस जगह पर हमें जो मिलते हैं वो थॉर्नी फॉरेस्ट या कटीले वन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र के अंदर जो हमें वो पर्वतीय वन, माउंटेनी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी हमें और याद रखना है कि भारत के अंदर जहां पर वर्षा ज्यादा होने के साथ साथ दलदली क्षेत्र मिलता है, तो खास तौर पर पश्चिमी घाट के तट और पूर्वी घाट के तट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के तटों पर या डेल्टाई क्षेत्रों पर पाए जाते हैं अनूप वन, या इनको दलदली वन, लिटोरल फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज में भारत के वनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 5 कैटेगरीज को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी हम कवर करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 कैटेगरी से? मोस्ट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। तो ये वर्षा की मात्रा के आधार पर 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। इन ओवरऑल तो देखो 3 प्रकार हैं। मेन वन है हमारे सदाबहार। तो अब सदाबहार वनों की अगर विशेषता की बात की जाए तो विशेषता इसकी बड़ी सिंपल है, याद रखना। एक पेड़ को ध्यान में रखकर आप देख सकते हो। तो पहला याद रखना है कि इनके अंदर जो डेंसिटी है, देखो मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। अगर हम यहाँ पर एक पेड़ का स्ट्रक्चर बना लें तो आप चाहो तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेना। तो इस पेड़ के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहला तो याद रखना कि यहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे उसके अंदर पहली जो चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। और दूसरा सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज हैं, तो उनकी विविधता बहुत ज्यादा होती है। तो प्रजाति विविधता पाई जाती है या ज्यादा पाई जाती है। तो अगर ये 2 पॉइंट आप माइंड सेट कर लेंगे कि इन क्षेत्रों की डेंसिटी ज्यादा होती है और प्रजाति विविधता इनमें ज्यादा पाई जाती है। तो प्रजाति विविधता ज्यादा, इस कारण से ही यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। अब डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इनकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा होने का कारण एक ये हो सकता है कि अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इन वनों को
सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई पेड़ ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया तो दूसरा पेड़ उसके ऊपर अपनी कैनोपी को ले आएगा, तो नीचे का पेड़ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सब पेड़ चाहते हैं कि अपने जो कैनोपी है वो ऊपर लेकर जाए, जिससे हमें प्रॉपर सनलाइट प्राप्त हो सके। तो इस कारण, और फैलने को जगह नहीं है, तो चौड़ाई के लिए जगह नहीं, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। तो इस कारण से, तो प्रजाति विविधता ज्यादा होने के कारण क्या है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इनकी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा मिलती है। तो इनकी हाइट हमें क्या है, वो सबसे ज्यादा मिलती है, और हाइट ज्यादा होगी तो इनकी जो चौड़ाई रहेगी, यहां से कह सकते हैं, तो इनकी जो चौड़ाई है वो हमें कम देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं पेड़ की ऊंचाई ज्यादा हो और पेड़ की चौड़ाई क्या है, कम मिलती है। तो जो फॉरेस्ट की कैनोपी है वो शॉर्ट कैनोपी बनाते हैं। यहाँ पर कैसी होगी, स्मॉल या शॉर्ट, स्मॉल भी बोल सकते हैं या स्मॉल बोल लेना, ये ज्यादा सही रहेगा। तो स्मॉल कैनोपी का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो डेंसिटी ज्यादा है, प्रजाति विविधता ज्यादा, जिस कारण से डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके अलावा हम और विशेषता इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसी कारण इनको एवरग्रीन बोला जाता है। तो प्रजाति विविधता ज्यादा होने के कारण ही इनको क्या है, एवरग्रीन बोला जाता है, क्योंकि इनमें फल फूल पत्ते गिरने का सारा टाइम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग पेड़ों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब यही चीजें अगर हम और ऐड करें तो यहां पर जो जैव विविधता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर वनस्पति समुदाय सबसे ज्यादा है, पानी वाला क्षेत्र रहता है, तो ज्यादातर यहां पर क्या है, हमें प्रजाति विविधता के साथ साथ जैव विविधता भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब रिच इकोसिस्टम यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की जो लकड़ी रहती है वो कठोर ज्यादा होती है। तो कठोर लकड़ी होने के कारण, हार्डवुड होने के कारण इसका जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है, वो कम हो जाता है। तो आर्थिक महत्व क्या है, कम होता है। इसलिए कहा जाता है जीवन के अंदर सॉफ्टनेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके जीवन में आप में सॉफ्टनेस है तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपका इंपोर्टेंस या इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस, सोशल इंपोर्टेंस ज्यादा होगा। अगर आप में पेड़ की तरह हार्डनेस है, बांस की तरह हार्डनेस है, तो आपका सामाजिक इंपोर्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर हार्डनेस ज्यादा है तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, कम रहता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ पॉइंट आप यहां पर याद रख सकते हैं। देखो जरा, तो पहला पॉइंट क्या है, पेड़ों के पत्ते गिरने, फल फूल फल लगने का निश्चित समय नहीं है। यह वन पूरे वर्ष भर हमें हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसका कारण यहां पर याद रखना, कारण क्या है, प्रजातीय विविधता। तो प्रजाति विविधता होने के कारण ऐसा होता है। दूसरा, मैक्सिमम स्पेसिस, यहां पर लिखा हुआ अधिकतम प्रजातीय विविधता पाई जाती है। इसी कारण से इन वनों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हो सकते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है, इनकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा होती है। तो हाइट इनकी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। डेंस फॉरेस्ट है, घनत्व ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है, आर्थिक महत्व कम है। क्यों? क्योंकि इसकी लकड़ी काफी ज्यादा हार्ड होती है। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में ओवरऑल आपको विशेषता याद रखना, अलग अलग नहीं विशेषता याद रख सकते कि हम एवर डेसिड्यूज की अलग याद रखें, मोस्ट की अलग याद रखें, सेमी एवरग्रीन की अलग याद रखें। तो आपको ओवरऑल विशेषता याद रख लेना है। अब हमने इसके 3 पार्ट पढ़े थे, जिसके अंदर आर्द्र एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहली स्लाइड के अंदर हमने ये बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, और फिर हमने ये समझा कि इन पेड़ों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत में कहां पर पाए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। वर्षा के आधार पर इनको 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वर्षा का प्रतिशत या सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो सेमी एवरग्रीन, ये सॉरी मोस्ट एवरग्रीन क्षेत्र में कहलाएगा। और अगर वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है, आप 150 भी याद रख सकते हैं, तो वो ड्राई एवरग्रीन कहलाएगा। और अगर वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम है या मोर देन 100 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर सफिशिएंट, ऐसे भी याद रख सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या है, 100 सेंटीमीटर है, या 100 सेंटीमीटर के लगभग या इससे कम याद रख लेना।
तो कुल मिला के 100 से 200 सेंटीमीटर। तो ओवर याद रखेंगे कि ये जो वन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर तक सफिशिएंट है तो वो सेमी एवरग्रीन है, अगर 100 से 200 तक है वो ड्राई है, और 200 से ज्यादा है तो वो मोस्ट है। अब भारत के अंदर देखोगे तो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, वो हमारे 3 क्षेत्र मेन है। जैसे हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट का भी याद रखना मोस्टली वेस्टर्न कोस्ट, तो इसमें भी याद रखना वेस्टर्न घाट का कौन सा तट है, पश्चिमी तट को ज्यादा काउंट किया जाता है नॉर्मली, या वेस्टर्न घाट याद रख सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसके अलावा कोरोमंडल तट आप याद रख सकते हैं। तो मेन ये 3 क्षेत्र याद रखना, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न रीजन्स। एनुअल अगर ड्राई एवरग्रीन की बात करें तो क्षेत्र लगभग वही है, लगभग इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ आता है कि इसी क्षेत्र के अंदर जहां पर वर्षा, जैसे पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर अगर आप जाएंगे तो पश्चिमी घाट पर दक्षिण से उत्तर में, तो यहां से अगर हम उत्तर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो अगर मान लो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है तो यहाँ पर वर्षा क्या होगी, 200 से कम होगी। तो इसका मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 200 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र होगा तो यहाँ पर मोस्ट एवरग्रीन होगा, ऊपर होगा तो यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसी क्षेत्र के अंदर कम वर्षा वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट आ गया, इसके बाद असम है, असम मतलब वही नॉर्थ ईस्ट वाला है, खास तौर पर असम नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, और ये हिमालय वाला अलग से याद रख लें, उड़ीसा। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार। तो देखो ये 3 क्षेत्र तो सेम है, 1, 2 और 3, तो 3 तो सेम क्षेत्र आ गए। इसके अलावा जो थोड़ा सा ऐड हुआ है लोअर स्लोप और ईस्टर्न हिमालय, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है एक तरीके से, तो ये इसी में आप काउंट कर सकते हो। और उसके अलावा उड़ीसा दिया हुआ है, तो उड़ीसा मतलब पूर्वी तट का कुछ क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये रीजन सेम याद रखने। सेमी एवरग्रीन के अंदर वर्षा का मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। तो जैसे हिमालय में जाएंगे तो शिवालिक हिमालय, मतलब हिमालय का जो फुटिल रीजन है, फुटिल ऑफ हिमालय, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो हिमालय का जो फुटिल रीजन है वहां पर हमें मिल जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश मतलब पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर, इसके अलावा साउथ के कर्नाटका के अंदर, और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर। तो यहां पर हमें क्या है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब साउथ वाले बेल्ट में अगर हम जाएंगे थोड़ा सा तो यहां पर हमें सेमी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट। तो इन दोनों का तो सेम याद रखना, केवल इससे थोड़ा सा याद आप रख लेंगे, बाकी सेम है। तो ये हो गया सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट किन क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके कौन कौन से क्षेत्र है। तो पहले उनकी विशेषता बताना है, फिर तीनों की एक साथ हम क्षेत्र बता देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, स्पेसीज फाउंड्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रजातियों की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो प्रजातियां अगर मोस्ट एवर, देखो ये दोनों की प्रजातियां तो लगभग सेम होती हैं, ज्यादा अंतर नहीं देखना, यहाँ पर थोड़ा सा अलग करना होता है। तो यहाँ पर रोजवुड, एनी, एबोनी, रोडेंड्रॉन, तो रोडेंड्रॉन नहीं, रोडेंड्रॉन नहीं है, यहाँ पर रोजवुड है, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी, ये 4 प्रजातियां हैं जो हमें मोस्ट एवरग्रीन के अंदर मोस्टली याद रखनी है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे व्हाइट सीडर है, रबर है, बेम्बू है, सिंकोना है, हलॉक है। तो ये 4 प्रजातियां हमें ड्राई एवरग्रीन के अंदर याद रखनी है। और सेमी एवरग्रीन के अंदर जाएंगे तो अनार है, ऑलिव है, ठीक है, ओलियंडर एक प्रजाति पाई जाती है। तो ये 3-4 प्रजातियां हमें सेमी एवरग्रीन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो अगर अलग अलग आपसे पूछा जाता है तब ही आप अलग अलग बताएंगे। अगर नॉर्मली एवरग्रीन पर क्वेश्चन आता है तो उसका पहला स्टेप होगा एवरग्रीन के 3 टाइप बता देंगे, दूसरा टाइप होगा हम एवरग्रीन की विशेषता बता देंगे, तीसरे में कॉमन एवरग्रीन के क्षेत्र बता देंगे, और चौथे में कॉमन तरीके से एवरग्रीन की प्रजातियां बता दें। अलग अलग तब बताना है, ज्यादातर प्री एग्जाम में कई बार अलग अलग पूछ लेता है। उसके बाद दूसरे वन आते हैं जिनको कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन के अंदर क्या क्या याद रखना, देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एवरग्रीन के अंदर पहला जो स्टेप होगा वो हम इसके टाइप बताएंगे, 3 टाइप यहां पर बताएंगे। कौन कौन से 3 टाइप, मोस्ट टाइप, ड्राई टाइप और सेमी टाइप। फिर दूसरा इसके अंदर इसका क्षेत्र बता देंगे, क्षेत्र ओवरऑल बता देना है। अगर पूछा गया है अलग अलग तो आप अलग अलग बता देंगे,
अगर नॉर्मली फॉरेस्ट पर आया है तो आप एक साथ, अगर केवल एवरग्रीन पर ही क्वेश्चन है तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर तीनों प्रकारों को एक साथ ऐड कर लेना, और तीसरे प्रकार के अंदर इसकी प्रजातियों की बात करें तो उनको भी एक ही पार्ट में, मतलब ये जो 3 पार्ट हैं इसके, उनको एक बार में ही आप लिख सकते हो। और चौथा जो है या उससे पहले आप लिख सकते हैं विशेषताएं, तो ये विशेषताओं को आप पहले या बाद में ऐड कर सकते हो। तो 4 पार्ट में आपका पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डेसिड्यूस फॉरेस्ट की, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, मोस्ट डेसिड्यूस और ड्राई डेसिड्यूस। तो इसकी पहली विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो याद रखना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट से अपोजिट विशेषता होती है ड्राई एवरग्रीन की। मतलब जब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इस तरीके से मिलता है, और अगर हम डेसिड्यूस की फॉरेस्ट की बात करें तो डेसिड्यूस फॉरेस्ट हमें कुछ इस प्रकार का मिलता है। तो यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, किन किन चीजों में कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमने बोला था कि यहां पर क्या है, प्रजातीय विविधता क्या है। तो प्रजातियों की विविधता क्या है, यहां पर ज्यादा है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रजातियां हैं वो एक प्रकार की पाई जाती हैं, मतलब उनकी विविधता कम मिलती है, 1 या 2 प्रकार की ही हमें प्रजातियां मिलती हैं। दूसरा हमने देखा था कि इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा मिलती है, इसके अंदर जो घनत्व है वो कम मिलेगा। तो इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो प्रजाति ज्यादा होने के कारण डेंसिटी कम है, ज्यादा है, और प्रजातियां कम होने के कारण डेंसिटी कम है। और इन्हीं दोनों कारणों से इसकी हाइट क्या है, काफी ज्यादा है। तो हाइट ज्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। यहां पर भी सेम है। तो ये प्रजाति विविधता ज्यादा होने, कम होने के कारण हाइट क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। और छत्रक क्या हो जाएगा, लार्ज कैनोपी बनेगी। यहां पर जैसे हमने देखा था कैनोपी कैसी थी, स्मॉल कैनोपी थी। यहां पर स्मॉल कैनोपी का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर एक लार्ज कैनोपी का फॉर्मेशन होगा। फिर हमने देखा था कि इसका जो महत्व है वो कम होता है, लेकिन इनके जैव विविधता इनमें क्या है, ज्यादा होती है। तो इसका जो इंपोर्टेंस है, तो इसका इंपोर्टेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम पाई जाती है। क्लियर। इनको घरेलू वन भी कहा जाता है, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून के समय ही हमें ज्यादातर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो दोनों को कंपेयर करके आप यहां पर बता सकते हो। ठीक है। इनकी जो लकड़ी है वो काफी हार्डवुड पाया जाता है इसके अंदर, और इनकी लकड़ी क्या है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए इनका आर्थिक इंपोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी ज्यादा होता है। चलो, तो पहला हो गया, इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट है इनका, मतलब आर्थिक महत्व ज्यादा है इनका। और तीसरा है यहाँ पर डोमेस्टिक फॉरेस्ट, घरेलू वन कहा जाता है। घरेलू वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जैसे नीम, शीशम वगैरह के पेड़ हैं, ये हमें हमारे घरों के आसपास ही देखने को मिल जाते हैं, साल सागौन के। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कम होती है। एलिवेशन एंड ओपन फॉरेस्ट, मतलब इनकी जो ऊंचाई है, सिंपल याद रखना, इनकी ऊंचाई कम होती है, इस कारण इन्हें खुले वन कहा जाता है। इसके अलावा ब्रॉड ब्रांच्ड ट्रंक्स, ठीक है। तो इसकी जगह आप सिंपल लिख लेना कि इनका जो वन छत्रक है, वन छत्रक का जो आवरण है वो बड़ा मिलता है या अधिक मिलता है। तो लार्ज कैनोपी यहां पर हमें देखने को मिलती है। और ग्रीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो वर्षा के समय में ये क्या है, ग्रीन दिखाई देते हैं। और सम ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन के समय में सारे पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और घनत्व इनका सबसे ज्यादा होता है। तो कुल मिला के एवरग्रीन को अगर आप याद कर लेते हो तो एवरग्रीन का अपोजिट कर दोगे तो आपका डेसिड्यूस फॉरेस्ट की विशेषताएं हो जाती हैं। इसके बाद इनके क्षेत्र की बात करें कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसके 2 प्रकार थे, मोस्ट डेसिड्यूस और ड्राई। तो देखो मोस्ट डेसिड्यूस आ रहा है तो वर्षा का मात्रा थोड़ा ज्यादा रही होगी, तो यहाँ पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलता है, जो सेमी एवरग्रीन का एक पार्ट है।
इसके यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसके क्षेत्र अगर आप देखो, सिंपल याद रखना कि जो डेसिड्यूस फॉरेस्ट है वो पूरे पेनिनसुला में, पूरे प्रायद्वीप पर पाया जाता है। अब ये प्रायद्वीप के उन क्षेत्रों में पाया जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी वर्षा ज्यादा होगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जैसे हमने सेमी एवरग्रीन वाले क्षेत्र में हमने देखा था, वो उसी का पार्ट है। फुटहिल ऑफ हिमालय शिवालिक वाले रीजन में मिल जाता है। ईस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, तो वेस्टर्न घाट का जो ये तट है यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है तो एवरग्रीन है, और ये तट है तो यहाँ पर क्या है, डेसिड्यूस है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न तट पर वर्षा ज्यादा होती है तो एवरग्रीन है, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न तट पर वर्षा ज्यादा होती है तो डेसिड्यूस फॉरेस्ट है। और उसके अलावा ईस्टर्न घाट दिया हुआ है, पूर्वी घाट पर वर्षा कम होती है तो यहाँ पर पूरा डेसिड्यूस है। और उसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कुछ राज्य याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम क्षेत्रों का थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया थ्रू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये काफी ज्यादा शुष्क वन है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे पेनिनसुला के अंदर मिल जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों के अंदर हमें ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट मिल जाता है। तो वर्षा की अगर मात्रा याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखें जरा, ठीक है, सदर्न रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो प्रजातियों की अगर हम बात करें तो मोस्ट और ड्राई में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर टीक हो गया, साल हो गया, शीशम है, हुर्रा है, ठीक है, महुआ, आंवला, सेमल, कसम, सैंडलवुड वगैरह, ये सारी प्रजातियां मोस्ट के अंदर आती हैं। और यहाँ पर जैसे तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल वगैरह है, खैर वगैरह है, कीकर वगैरह वगैरह आ जाते हैं, एक्सलवुड, धुर्रा वगैरह है। तो ये सारी प्रजातियां हमारे ड्राई डेसिड्यूस के अंतर्गत आती हैं। तो एवर मोस्ट और ड्राई की दो अलग अलग प्रजातियां हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है हमारी थॉर्नी फॉरेस्ट की, कटीले वन की। तो कटीले वन भी वर्षा कहाँ कितनी होती है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा एक साथ याद रख लेना, इसको कॉमा हटा देंगे इसमें, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में, कुछ मध्य क्षेत्रों में और कुछ दक्षिण क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर आप जाएंगे तो भारत के अंदर ये कहाँ पर पाया जाएगा उसका आप एक मैप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो भारत के अंदर जो राजस्थान वाला बेल्ट है, तो राजस्थान वाला बेल्ट हमारा कैसा है, ड्राई रीजन है, सेमी एरिड दोनों में आता है। तो यहाँ पर सामान्यतः हमें थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसके अलावा इसकी सीमा यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा यहाँ पर गुजरात से भी टच करती है, राजस्थान की सीमा यहाँ पर हरियाणा वगैरह से भी टच कर जाती है, राजस्थान की सीमा पंजाब से भी टच करती है। तो इन सारे तटीय राज्यों के साथ, मतलब सीमावर्ती राज्य कह सकते हैं, तो सारे के सारे सीमावर्ती राज्यों में भी हमें क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का अगर हम देखेंगे तो कहां पर हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के अगर हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, पंजाब हरियाणा का साउथ हो जाएगा, गुजरात का भी नॉर्थ हो जाएगा। तो जो राज्य राजस्थान की सीमा से लगे हुए वहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ तेलंगाना वाला जो बेल्ट है, रायलसीमा वगैरह प्लेटू है, यहाँ पर भी हमें डेसिड्यूस फॉरेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो मतलब भारत के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हमें ये पेड़ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेमी एरिड्स रीजन जैसे साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, खास तौर पर राजस्थान को टारगेट करके सारी चीजों को आप, जैसे राजस्थान सेंटर में आ जाएगा, इसके ऊपर पंजाब का क्षेत्र आ जाएगा, हरियाणा का क्षेत्र आ जाएगा, इधर से एमपी का क्षेत्र आ जाएगा, इधर से गुजरात का क्षेत्र, तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर और नीचे जाएंगे तो आप तेलंगाना को भी चाहो तो ऐड कर सकते हैं, यहां पर भी मिल सकता है। पेड़ सारे वही कटीले पेड़ मिलते हैं यहाँ पर, जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, खजूर हो गया, बेर हो गए, ठीक है, खेजरी एक पेड़ आता है, प्लास का पेड़ आता है, कीकर का पेड़ आता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जीरोफाइट्स कहा जाता है इनको, नागफनी, नागफनी की अगर हम बात करें तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रमुख प्रजातियों के अंदर। अब इनकी विशेषता की बात करते हैं तो इनका महत्व क्या होता है, काफी ज्यादा कम है।
कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इनका यूज हम फर्नीचर में नहीं कर सकते, ज्यादातर जलाऊ लकड़ी के रूप में ही इन कटीले वनों का यूज किया जाता है या फिर औषधि वगैरह में यूज किया जाता है। दूसरा, इनकी जड़ें काफी ज्यादा लंबी होती हैं। तो जड़ें लंबी ज्यादा होने का कारण क्या है कि ये ड्राई रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ड्राई रीजन्स के अंदर पाए जाने के कारण इनकी जो रूट है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। जीरोफाइट्स पौधे कहलाते हैं। लीफलेस कहते हैं, पत्ती रहित, ज्यादातर इन समय इन पेड़ों की पत्तियां गिरी रहती हैं और जलाऊ लकड़ी के लिए इनका यूज किया जाता है। तना और पत्तियां रसीली होती हैं, यानी मोटी और छोटी होती है। रसीली होने का कारण यही है कि ये पत्तियों को मोटा कर लेते हैं, तने की छाल को भी मोटा कर लेते हैं और अपने पत्तों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखना, जो पत्ता रहता है या पत्ती रहती है तो ये पत्ती के किस में कन्वर्ट हो जाती है? कांटे में कन्वर्ट। तो कांटे कुछ अलग पार्ट नहीं होता, कांटे पेड़ की पत्तियां ही होते हैं। ठीक है, तो ये थॉर्नी फॉरेस्ट की बात होगी। इसके बाद मिलते हैं माउंटेने फॉरेस्ट। तो माउंटेने फॉरेस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले अगर माउंटेन वेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये भारत के नॉर्थ में और साउथ दोनों जगह पाए जाते हैं। अगर नॉर्थ के अंदर बात की जाए तो ईस्ट ऑफ नेपाल टू अरुणाचल प्रदेश, तो नेपाल के पूर्व से लेकर हिमालय में ईस्टर्न तक पूरे, मतलब नेपाल से स्टार्ट करेंगे तो नेपाल से लेकर पूरा सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक ये फर्स्ट हमें देखने को मिल जाता है। ये 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इनकी जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर तक क्षेत्र में, तो 200 सेंटीमीटर तक वर्षा क्षेत्र में ये पेड़ पाए जाते हैं और 3000 मीटर की 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और नेपाल के पूर्व से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये हमें देखने को मिलते हैं। और सदर्न रीजन के अंदर जाएंगे तो सदर्न रीजन के अंदर मुख्यतः केरला के अंदर सबसे ज्यादा और या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। पर कुछ पेड़ों की बात करें तो नीलगिरी का पेड़ यूकेलिप्टस है, रेंडेडेंड्रॉन है और चंपा, ये कुछ प्रजातियां हैं जो माउंटेन है। जैसे ये आपका साउथ की प्रजाति है ज्यादातर और ये दोनों आपकी नॉर्थ की प्रजातियां। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। वो 200 सेंटीमीटर तक है, ये 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, लद्दाख और कश्मीर में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ट्री की अगर हम बात करें तो चिर फॉरेस्ट इसका सबसे प्रमुख पेड़ है। तो चिर, ओक और रोडोडेंड्रॉन, तो रोडोडेंड्रॉन वहां पर भी पाया जाता है और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। खासतौर पर चिर के बारे में याद रखना यहाँ पर। तीसरी जो प्रजाति पाई जाती है वो हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं। इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, हिमालयन फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई। तो हिमालयन फॉरेस्ट की बात करें तो ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और इसके अंदर ओक, चेस्टनट, चिर, साल, श्रब्स एंड ग्रासेस आदि क्षेत्र आदि वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में है शुष्क वाला क्षेत्र। और पेड़ों के अंदर आपका देवदार वगैरह है, ओक वगैरह है, चिलगोंजा वगैरह है, मेपल और ऑलिव और मलबरी। तो ये लगभग फॉरेस्ट मिक्स टाइप के आपको यहाँ पर थोड़े से याद रखने हैं। और चौथी जो कैटेगरी होती है हमारी वो होती है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन। ये काफी ऊंचाई पर पाई है, तो 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो पाया जाता है तो वो हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट होता है। और 2900 से 3500 या 2500 से 35 तक तो याद रख लेना वो सब अल्पाइन होता है। तो सब अल्पाइन के ऊपर पाया जाता है अल्पाइन फॉरेस्ट। ट्रीज की अगर हम बात करें तो जुनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो और ब्लैक करंट ये वेस्टर्न हिमालय के अंदर पाया जाता है ज्यादातर। रेड, फिर ब्लैक जुनिपर और बिर्च और लार्च ये ज्यादातर ईस्टर्न हिमालय के अंदर पाया जाता है। तो वेस्ट और ईस्ट में याद रखना यहाँ पर। तो ये हमारा चौथा पार्ट था किसका? माउंटेनी फॉरेस्ट का। और 5वां पार्ट आता है हमारा लिटोरल स्वैम्प या अनूप फॉरेस्ट। इन्हीं को क्या बोला जाता है? अनूप वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके क्षेत्र की बात करें तो ये सिंपल याद रखना, ये 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। या तो ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाएंगे
या फिर ये कोस्टल रीजन में पाए जाएंगे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा महानदी गोदावरी कृष्णा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और इनके अंदर पेड़ों की बात करें तो जैसे चीड़ है, मैंग्रोव है, मैंग्रोव को खासतौर पर याद रखना, खजूर, ताड़, बुलेटवुड, ये आदि इसकी प्रजातियां पाई जाती। मैंग्रोव इसकी सबसे बड़ी प्रजातियों में से शामिल है। विशेषता की बात करें तो ये एक तरीके से अधिक पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो इनकी विशेषता एक तरीके से एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह होती है। लकड़ी नमकीन होती है, कठोर होती है, आर्थिक महत्व भी क्या होगा इनका कम हो जाएगा। तो ये मीठे और खारे जल के मिक्सचर में पाए जाते हैं। कुछ जंगल घने हैं, सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं। तो मतलब कुछ जंगल में डेंसिटी ज्यादा है और सदाबहार में सीमित संख्या मिलती है, इनकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। लकड़ी मुलायम ऊतकों से बनी होती ताकि पौधों में सांस ले सके। तो इनका आर्थिक महत्व भी क्या है, कम हो जाता, मतलब यूज कम होता है। वैसे इनका महत्व अगर पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेशली इसी का पार्ट है मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स की बात कर लेते हैं। वैसे मैंग्रोव्स की मैंने आपको अलग से क्लास पढ़ा दी है, फिर भी एक रिवीजन टाइप का इसके अंदर मैं आपको ऐड करके दे रहा हूँ। तो मैंग्रोव्स का मतलब क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ ले। मैंग्रोव्स आर द यूनिक टाइप्स ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। दे आर डेंस फॉरेस्ट ऑफ साल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स दैट थ्रिव इन द इंटरटाइडल जोन्स वेयर लैंड मीट्स टू सी, जहां पर समुद्र सतह जल से मिलता है। तो मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अनूठा प्रकार है। ये नमक सहिष्णु पेड़ों झाड़ियों के घने जंगल हैं जो अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते, जहां पर भूमि समुद्र से मिलती है। मतलब तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाने वाली वनस्पति है। वेस्टर्न तट के अंदर जाएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला के अंदर ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर याद रखना कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हमें मिलता है वो गुजरात के अंदर मिलता है। दूसरे नंबर पर हमें महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर गोवा में, चौथा कर्नाटक का और पांचवा केरल का नंबर आता है। तो ये राज्यों की स्थिति मिलती है मैंग्रोव्स के अंदर। सबसे ज्यादा मैंग्रोव गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा गोवा में, चौथा कर्नाटका में, पांचवा केरला के अंदर। और छठवां जो स्थान आता है या लक्षद्वीप का है या ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश का है। पहला स्थान पश्चिमी तट के अंदर। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ यहाँ पर, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट के अंदर ये सारा डेटा पढ़ाया हुआ। तो ये पहला स्थान हो गया, ये महाराष्ट्र का दूसरा, गोवा का तीसरा, कर्नाटक का चौथा, केरल का पांचवा और ये यूटी का नंबर है। यहाँ पर गुजरात में खास तौर पर याद रखना कि -36.39 की निगेटिव रिपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा जो कमी है पूरे भारत के अंदर मैंग्रोव की, जो सबसे ज्यादा कमी है वो गुजरात के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। और पश्चिमी तट में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो किस राज्य के अंदर हुई है, महाराष्ट्र के अंदर। तो पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा कमी, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव है और महाराष्ट्र का रिजल्ट पॉजिटिव है। तो पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा कमी गुजरात में, ओवरऑल में भी सबसे ज्यादा कमी गुजरात में, और पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो महाराष्ट्र के अंदर हुई है। ऐसे ही आप पूर्वी तट में जाएंगे तो ये पूर्वी तट के कुछ राज्य हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है, ये है वेस्ट बंगाल। तो पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिमी तट में वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, पूर्वी तट में गुजरात में पाए जाते हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर दूसरा नंबर गुजरात का आ जाएगा। दूसरा जो स्थान आता है वो आंध्र प्रदेश का है, तीसरा स्थान हमारा उड़ीसा का है, उसके बाद चौथे पर तमिलनाडु आ जाता है, पांचवें पर पौंडीचेरी आ जाता है। तो ये इस राज्यों का क्रम है। तो यहां पर आप इस क्रम को समझ सकते हैं। तो पहला वेस्ट बंगाल का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा उड़ीसा का है और चौथा पौंडीचेरी का है। और कितने क्षेत्रफल पर है, 2845। और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कैसी है, सभी में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सभी में पॉजिटिव मिलता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या था, तो यहाँ पर नेगेटिव था। ओवरऑल में क्या था यहाँ पर, तो पश्चिमी तट का ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव है और पूर्वी तट का ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। वहां पर 1538 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं और पूर्वी क्षेत्र के अंदर अगर हम जाएंगे तो 2845 क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार हमारा तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जिसमें
608 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहां पर -4.65 की नकारात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है और यूटीज में अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा 0.8% पुदुचेरी दादर नगर हवेली में पाया जाता है, 8.44% आंध्र प्रदेश के अंदर, 0.63% गोवा के अंदर और गुजरात का दूसरा स्थान है। इसके अलावा 0.28% कर्नाटका में और 0.19% पाया जाता है केरला के अंदर। 6.31% अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर और 5.19% जाएंगे तो उड़ीसा में और 0.84% पाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ आपका ग्राफिक के आधार पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये पूरा डाटा देख लो एक बार। तो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर इसका है, ये चौथा राज्य है, ये पांचवा राज्य है, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां और ये नौवां। और इनमें याद रखना पश्चिमी तट और पूर्वी तट अलग याद रखना। ये पश्चिमी तट में सबसे ज्यादा है और ये ईस्टर्न कोस्ट में, सॉरी ये वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा है और ये ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा। मैंने तट अलग अलग दिखा दिए थे। ये परसेंटेज कुछ भी याद नहीं रखना, बस यहां पर याद रखना कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो गुजरात के अंदर है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। ईस्टर्न कोस्ट के हिसाब से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है और वेस्टर्न कोस्ट के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र है। ओवरऑल में 2 याद रखना। तमिलनाडु का खासतौर पर याद रखना, यहां पर किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी देखने को नहीं मिलती, न्यूट्रल रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, और पूरे भारत के अंदर 4991.68 वर्ग किलोमीटर पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और ये 3 कैटेगरीज है जहां पर सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। मैं रिपोर्ट में सारा याद रखना, ये जो मैं डाटा है ये सारा अलग से क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपको इसको और आराम से पढ़ना हो तो आप उसकी अलग से 1 घंटे की क्लास है मैंग्रोव के ऊपर, वहां पर पढ़ सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक रिवीजन टाइप का करवा रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1583 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी तट के अंदर है, 1608 अंडमान निकोबार के अंदर है और 2845 पूर्वी तट के अंदर मैंग्रोव्स पाया जाता। ओवरऑल इसको काउंट करोगे तो ये हमारा 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। 2021 में ये जो डाटा था 99 था, 2023 में 4991 रह गया है। यहां पर देखेंगे तो वेस्टर्न घाट के अंदर -18 की कमी थी, अंडमान निकोबार में भी -4 की कमी थी और पूर्वी तट के अंदर प्लस था। तो पूर्वी तट का प्लस कम है, किससे? -4 और -18 से। तो ये 18 और 4 लगभग 23 के लगभग पहुंचेगा। 23 में से 16 माइनस करोगे तो हमारा जो कमी आएगी वो लगभग 7.83 वर्ग किलोमीटर की क्या होगी? कमी होगी। तो 21 की रिपोर्ट से 2023 की रिपोर्ट में 7.43 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट में कमी देखने को मिलती है। वहां से आप डायरेक्ट 21 और 23 को घटाकर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहां पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में, दूसरा गुजरात का, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। लेकिन यहां पर याद रखना जो अंडमान एंड निकोबार का जो स्थान है वो यहां पर फिट हो सकता है, इस जगह पर 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर पर हम फिट कर सकते हैं 608 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया था उसका? 608। तो 608 वो तीसरे नंबर पर फिट हो सकता है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव की वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश के अंदर थी और सबसे दूसरा स्थान था वो महाराष्ट्र का। मतलब ईस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो महाराष्ट्र ओवरऑल में 1st और 2nd। और सबसे ज्यादा जो कमी हमें देखने को मिली थी वो केवल 2 पर थी, एक हमें गुजरात के अंदर और दूसरा हमें अंडमान एंड निकोबार के अंदर। 2 ही जगह कमी, बाकी सब जगह वृद्धि हुई है। यहां पर एक डेटा याद रखना, FAO की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र में 1990 से 2020 के लगभग 1.04 मिलियन हेक्टेयर की कमी है। तो मतलब वैश्विक स्तर पर भी यहां पर हमें कमी देखने को मिलती है। टोटल IUCN में 11 प्रजातियां हैं। इन 11 प्रजातियों में 2 प्रजातियां भारत की रेड लिस्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें पहली प्रजाति आती है
एच फॉर्म्स जहां हेरिटेरा फॉर्म्स, और दूसरी प्रजाति आती है एस ग्रिफ्थी या सोनरेटिया ग्रिफ्थी। ये दो प्रजातियां रेड लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। ये जो प्रजाति है ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है, और ये जो प्रजाति है ये सुंदरी वन को ही एच फॉर्म्स प्रजाति कहा जाता है, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है हमारा कहां पर, सुंदरवन फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, और दूसरा सबसे पाया जाता है भितरकनिका उड़ीसा के अंदर, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के मुहाने के पास में स्थित है। तो ये दो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरियाज हैं, सुंदरवन और भितरकनिका। मैंग्रोव्स के संरक्षण के लिए एक पहल चलाई जा रही, मैंग्रोव रोपण और पुनर्जनन। तो मैंग्रोव रोपण और पुनर्जनन की पहल है, जिसके अंदर वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यटन प्रबंधन रणनीतियां, सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। दूसरा, संरक्षण के तहत एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एकीकृत तटीय प्रबंधन के तहत क्या किया जा रहा है, बहुत सारे एनजीओ, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट को इसमें शामिल किया जा रहा है। तीसरे, संरक्षण का जो प्रवास है वो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इको टूरिज्म का बढ़ावे का मतलब है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन पर्यावरणीय ह्रास को कम से कम किया जाए, कि कम से कम पर्यावरण के लॉसेस यहाँ पर हो। और चौथा जो प्रयोग है वो मिस्टी है। मिस्टी का मतलब होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मतलब नए तटीय क्षेत्रों की खोज की जाए और नए तटीय क्षेत्रों की खोज से मैंग्रोव को बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारी एक इनकम में भी वृद्धि होगी। तो तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी का लक्ष्य वित्त 2023-24 से शुरू होकर 5 वर्षों के दौरान 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्रों का व्यापक रूप से पता लगाना है। तो कितने, तो 540 वर्ग किलोमीटर जो एरिया, इसमें नए संभावित मैंग्रोव एरिया की खोज की जाएगी। मैंग्रोव से इको बेनिफिट्स क्या है इसके, तो पहला बेनिफिट क्या होता है, वाटर फिल्ट्रेशन। तो जल निस्यंदन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में बहुत सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं जो वाटर फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। दूसरा, ये मत्स्यन के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3000 से ज्यादा यहाँ पर मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चौथा, ये क्लाइमेट को रेगुलेट करने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 3 से 5 गुना कार्बन सिंकन का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट से 3 से 5 गुना ज्यादा ये कार्बन सिंक का कार्य करते हैं। इसके अलावा लिवलीहुड्स, तो ये लोगों को क्या है, आजीविका या रहवास कह सकते हैं, आवास प्रदान करते हैं। 120 मिलियन पीपल्स लिव नियर द मैंग्रोव्स। ये सब रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, रिपोर्ट में सारा डेटा दिया हुआ है। इसके अलावा यहां से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी के अंदर हमें टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है और जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें इमारती लकड़ी भी मिलती है और उसके साथ साथ जलाऊ लकड़ी भी मिलती है। इसके अलावा कोस्टल प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। तो मैंग्रोव्स 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से 5 गुना ज्यादा ये तटों का संरक्षण प्रदान करते हैं। मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विस, तो मैंग्रोव की कुल वर्थ देखा जाए, कुल इसकी जो वर्थ देखी जाए वो 33,000 से 57,000 पर हेक्टेयर है। तो इसकी मतलब जो इकोनॉमिकल वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। बाकी ये टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। टूरिज्म के अंदर आप बोटिंग वगैरह हैं, बोट टूर्स हैं, ठीक है, बोर्ड वॉक्स वगैरह हैं और काइकिंग एंड फिशिंग वगैरह। तो ये बहुत सारा टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरीके से हमने आज पूरे फॉरेस्ट को कवर कर लिया, फॉरेस्ट के सारे टाइप्स कवर कर लिए, फॉरेस्ट का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये मैं एक क्लास आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट की पढ़ा दूंगा, जिसमें वैसे तो मैंने डाटा फॉरेस्ट कवर के अंदर काफी ज्यादा कवर कर लिया है और साथ के साथ आपको मैंग्रोव्स की रिपोर्ट मैंने अलग से पढ़ा दी है। फिर भी मैं आपको फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट अलग से पढ़ा दूंगा, मतलब पूरी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2003 हम अलग से 2023 की अलग से पढ़ देंगे, तो जिससे आपकी ओवरऑल चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।